अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नवीद साबरी साहब। ही इज़ CSS मेंटोर और इंग्लिश के वो प्रोफेसर हैं। आज हम जो इनसे बात करने जा रहे हैं वो ये पूछने जा रहे हैं कि आखिर CSS के अंदर दो चीज़ों में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। नंबर एक प्रेसी और दूसरा ऐसे। ये ऐसे और प्रेसी जो है ये स्टूडेंट्स के लिए वबाले जान क्यों बनते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नवीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। जी वेलकम सर, वेलकम। बैरियर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हैं और आपसे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ के उन्होंने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं जी, और कई तो इलेक्ट भी हो चुके हैं, यानी कि सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि इंग्लिश में या तो वो प्रेसी में फेल हो जाता है बच्चा, अगर प्रेसी में नहीं तो फिर वो ऐसे में फेल हो जाता है। ये इतनी मुश्किल चीज़ें हैं, क्या वजह है कि क्यों, क्या मसला होता है स्टूडेंट्स के साथ? असल में इसकी जब रीजंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें हमें कुछ लॉन्ग टर्म रीजंस मिलती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म रीजंस मिलती हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म रीजंस वो हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कह लें उसको, या आप समझ लें कि बेसिक रीजंस जो एलिमेंट्री लेवल पे हमारे स्कूल कॉलेज में इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, वो उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती। तो कैसे पढ़ाया जाता है? हमारे स्टूडेंट को आप ये समझ लें कि इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है। यानी कि इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाएंगे, इंग्लिश के वोकेबलरी सिखाएंगे, क्वेश्चन के आंसर, ये वो सारा कुछ। तो वो जैसा एक सोशल स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ और साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या इस्लामियत का, वैसे ही इंग्लिश का पढ़ाया जाता है। या यूँ कि ये कि ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश को उर्दू में पढ़ाया जाता है? ये भी है, लेकिन खैर ये उतनी बड़ी रीज़न नहीं है कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना और इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पढ़ाया इसको सब्जेक्ट के तौर पर जाता है स्कूल कॉलेज में, जिसकी वजह से स्टूडेंट इस लेवल तक आते आते या तो इंग्लिश के डर का शिकार हो जाता है, या फिर उसकी गलतियां इतनी पक्की हो जाती हैं कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उनको दूर ही नहीं कर पाता। वो मैट्रिक करता है, इंटर करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, इसमें वो एग्जाम में कैसे क्लियर कर जाता है? एग्जाम में चूंकि एग्जामिनेशन सिस्टम ही वैसा है कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही चूंकि क्रैमिंग को सपोर्ट करता है और क्रैमिंग की बेस पे सारा बनाया गया है, वही चंद एक एसेज और स्टोरीज वगैरह याद करके स्टूडेंट मैट्रिक क्लास में जो करता है वही एग्जाम में आ जाती हैं। मैट्रिक में है, इंटर में थोड़ी सी और कुछ डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ वही होती हैं। तो मतलब ये है कि ये जो याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसी सब्जेक्ट में तो हो सकता है, लैंग्वेज में नहीं हो सकता। मतलब रट्टा लगा के वो ऐसे याद करके वो नहीं पास हो सकता। अब लैंग्वेज में तो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की नहीं होती। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो कंपेटिटिव एग्जाम्स में यहाँ पे जाहिर है कि पिछले 20 इयर्स में अगर हम देखें तो ऐसे का कोई टॉपिक ही रिपीट नहीं हुआ होगा, कोई प्रेसी का पैसेज रिपीट नहीं हुआ। तो फिर वो नई से नई चीज आती है तो वो जो अनसीन सामने आता है तो वो रट्टे वाली बात तो सारी उधर ही दफन हो जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म लेवल पे ये चीज है। अब शॉर्ट टर्म पे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लेवल पे बहुत सारे रीजंस हैं, अगर उनमें से मैं आपको एक दो बड़ी प्रोमिनेंट रीजंस ये बताऊं। नंबर 1 तो ये है कि हमारा स्टूडेंट बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। एक तो वो कॉम्प्लेक्स है कि जो इंग्लिश का डर दिमाग में बैठ गया होता है वो निकलता नहीं है। दूसरा फिर ये है कि जो इंग्लिश के ज्यादातर टीचर्स मार्केट में हैं वो इंग्लिश से स्टूडेंट्स को डराते हैं, ना कि इंग्लिश पढ़ाएं। वो डराते ज्यादा हैं, पढ़ाते कम। तो ये जो डर है ये इंग्लिश का होता है या एग्जामिनर का होता है? नहीं, ये इंग्लिश का डर पैदा करते हैं टीचर सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्थ बनाने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि इंग्लिश से डराया जाता है। मेरी एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के जिन्होंने 2022 में क्वालिफाई किया, मैं आपको एक एग्जांपल, हाँ मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल दे देता हूँ कि वो एक बड़े इदारे में उन्होंने पूरा सेशन पढ़ा CSS का, और वहाँ पे जब वो इवेल्युएशन बाद में करवा रही थी तो ऐसे में वो कह रही थी कि जी 11-12 से नंबर मेरे नहीं आते 100 में से, तो मैं क्या करूं, बड़ी कंफ्यूज थी। तो उसके एक रिलेटिव का मेरे से पहले पढ़ चुका था, एक पुराना ताल्लुक है, उसके साथ वो मेरे पास आई और मैंने उनसे ऐसे लिखवा के 3-4 महीने में उनको दोनों पेपर्स की तैयारी करवाई और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। हालांकि उनका ऐसे
पास होने वाला था, जिसके उसको नंबर किसी और जगह पे 11-12 दिए जा रहे थे, तो उसका इंग्लिश का डर बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। मेरा तरीकाकार यही है कि मैं स्टूडेंट के इंग्लिश का पहले फियर खत्म करता हूँ। पहले दिन मैं स्टूडेंट को बताता हूँ क्लास में कि माय स्लोगन इज टू रिमूव द फियर ऑफ इंग्लिश, डोंट बी अफ्रेड ऑफ। यस। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा स्टूडेंट कंपेटिटिव एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में सिर्फ पहली दफा नहीं पढ़ रहे होते, कई और जगह से टेस्ट लेके आए होते हैं, या फिर इरादा कर रहे होते हैं कि इधर के बाद भी कहीं जाके टेस्ट लेना है। मतलब वो किसी भी एक जगह पे फिक्स होके काम नहीं करते, वो कंफ्यूज होते हैं। कोई उनको कुछ बताता है, कोई उनको कुछ बताता है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। ये भी एक फेलियर की रीजन भी है, फेलियर की भी रीजन है और टाइम वेस्टेज की भी रीजन है। तो इस वजह से ये दो रीजंस बड़ी मेरा ख्याल है प्रोमिनेंट रीजंस हैं। और बाकी जो काम ना करना और टीचर को पूरा फॉलो ना करना, ये भी एक रीजन हो सकती है। ये एक रिगोरस प्रैक्टिस मांगता है। हाँ जी, यही मैं बात करने लगा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रेसी है और ऐसे है, इसकी जो फॉर्म है, जैसे ऐसे की फॉर्म है, मतलब मजमून तो हम उर्दू में भी लिखते हैं, वैसे भी सोचते हैं। एक एज ए ऐसे को आप कैसे डिफाइन कैसे करते हैं कि स्टूडेंट्स को, जैसे आप कहते हैं कि फियरफुल है, लगता है कि ये पता नहीं क्या है, उनको वो डर खत्म हो कि ये कैसी एक फॉर्म है कि जिसको वो ऑब्जर्वेशन से, चीज़ों को देखने से, पढ़ने से, चीज़ से उसको ये समझ लग सके कि इन चीज़ों को वो ऐसे में पुट कर सकता है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखें, बात ये है कि ऐसे में ऐसे एक कोई छोटी गेम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आप डरा रहे हैं ठीक है? बच्चों को? नहीं, देखें, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका रास्ता भी तो होता है ना। रास्ता होता है। हर बड़ी चीज़ हमेशा स्टेप्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है? पहला ही कदम आपका मंजिल पे नहीं होता कभी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? आप पहला कदम पहले स्टेप पे रखते हैं, दूसरा कदम दूसरे स्टेप पे रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? मैं स्टूडेंट को सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग सिखाता हूँ। ओके। ठीक है? एक छोटा पैराग्राफ कैसे लिखना है जो कि लेस देन 100 वर्ड्स का होता है। ओके। उसके बाद फिर शॉर्ट ऐसे, फिर उसके बाद मीडियम लेंथ का ऐसे, फिर उसके बाद लॉन्ग ऐसे। तो देखें, कुछ चीजें फिर सिमिलर होती हैं जो पैराग्राफ राइटिंग से आगे एंड तक चलती हैं, कुछ चीजें एड अप होती जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए सफर का मुश्किल होना ये मसला नहीं है, अच्छे रहबर का अवेलेबल ना होना ये मसला है। ठीक है? आइडिया जो होता है उसको, जो आपने बात बड़ी जबरदस्त की है कि जी ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप एक आइडिया जो होता है उसको पहले पैराग्राफ में, फिर स्मॉल ऐसे, फिर लार्जर ऐसे, तो वो उस आइडिया को, जाहिर है अगर आप उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, लिंग्विस्टिक स्किल्स तो आपने सीख ली, लेकिन उसमें एक आइडिया का क्या रोल होता है? हाँ, आइडिया का बहुत बड़ा रोल है। आइडिया का बहुत बड़ा रोल है, और इसके लिए स्टूडेंट को दो तरह की रीडिंग बड़ी जरूरी होती है। एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग, जो कि डेली उसको चाहिए। ठीक है। वो उसे लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी देती है, रीडिंग की प्रैक्टिस, प्लस उसे इंफॉर्मेशन भी देती है, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो कि वो नॉलेज देती है जो कि अपने एसेस में यूज कर सकता है। फिर उसका राइटिंग का एक्सप्रेशन बिल्ड होता है इससे। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट को बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा होता है उसको एक ओपन माइंड के साथ पढ़ना होता है। क्योंकि देखें, आपकी ऐसे राइटिंग में आपका पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ा हुआ नॉलेज भी काम आता है, करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ नॉलेज भी काम आता है, जनरल साइंस में पढ़ा हुआ, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ, जेंडर स्टडीज में पढ़ा, हर सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ नॉलेज काम आता है। तो वो नॉलेज उधर उस सब्जेक्ट तक नहीं रह जाता, बल्कि उसे ओपन भी पढ़ना होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट है, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे और इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन हैं, इकोनॉमिस्ट है, टाइम्स है। तो वो सारे मैगजीन्स को अगर वो, लेकिन सिलेक्टिवली, चीज ये होती है कि असल चीज है अच्छा मेंटोर जी, अच्छा टीचर, वो आपको बताता है कि कब क्या करना है। ठीक है? अब अगर ये अब 2026 की अटेम्प्ट आने वाली है, अभी हार्डली 2 मंथ्स रह गए, तो अब अगर मैं अपने स्टूडेंट से ये कहूं कि वो एक्सटेंसिव रीडिंग करना शुरू कर दें, तो मैं अपने बच्चों से ज्यादती करूंगा, क्योंकि अब रीडिंग का, बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग का टाइम नहीं है, अब राइटिंग का टाइम है, अब प्रैक्टिस का टाइम। 2027 का सेशन स्टार्ट हो रहा है सर,
ऐसे के बारे में भी बता जी। दिया, आप थोड़ा सा प्रेसी में भी बताइए कि 2027 का हमारा सेशन हो रहा है, उसमें ऐसे और प्रेसी आपने ही पढ़ाना है, तो क्या ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को? व्हाई शुड दे कम टू अस, व्हाई अस? देखिए, काफ़ी सारी बातें हमारी पहले हो चुकी इस हवाले से अभी इसी डिस्कशन में। तो लेकिन अगर मैं स्पेशली ये कहूँ कि जी आप हमारे पास आएंगे, स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आएंगे तो उनको एक पूरा सिस्टम मिलेगा। स्कैटर्ड चीज़ें नहीं होती हमारे पास। मैं 4 मंथ्स का पूरा एक सेशन पढ़ाता हूँ इंग्लिश का, जिसमें के पूरा 4 मंथ्स में 5 डेज अ वीक क्लास होती है। मतलब हमारे इंग्लिश पढ़ाने में और किसी और जगह की इंग्लिश पढ़ाने में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे इंग्लिश ऐसे को एक अलग चीज़ के तौर पर डील किया जाता है और प्रेजेंट कंपोजिशन के पेपर को अलग डील किया जाता है, और हर एक के चंद एक लेक्चर्स होते हैं, 10, 12, 15 लेक्चर और बस ख़त्म। ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे 5 डेज अ वीक क्लास है, डेली 2 आवर्स की क्लास है और 4 मंथ्स का सेशन। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश पे फोकस आता है, जिसमें के पैराग्राफ राइटिंग, रीडिंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ट्रांसलेशन का जितना जितना ज़रूरी है उसकी इन्वॉल्वमेंट, और फिर उसके बाद शॉर्ट एसे राइटिंग। कुछ बच्चे ऐसे आपके पास आएंगे जो जैसे वो बेसिक्स का प्रॉब्लम, हाँ जी, मैं कुछ वही बच्चे आपके पास आएंगे कि उनकी बेसिक्स का इशू नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू नहीं आपको होता पढ़ाते हुए कि जो एडवांस्ड है थोड़ा सा बच्चा, वो कहेगा कि सर ने हमें कहा टेंसेस में लगा दिया, ये छोटे छोटे बनाने पे लगा दिया, हमारा कसूर क्या है अगर उनको नहीं आ रहा? देखें, इसमें ना मैं आपको जो पहले बात हो रही थी उसको कंप्लीट करके फिर इसको मैं साथ अटैच कर लेता हूँ कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक इंग्लिश पहले, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंपोजिशन वाला पेपर, और फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग वाला पेपर। ठीक है। और ऐसे राइटिंग वाला पेपर एंड पे रखने की वजह यही है कि पहले जो कुछ पढ़ाया जाता है वो ऐसे राइटिंग की बेस बना रहा होता है, और एक पूरा सीक्वेंस नजर आता है। अब आपकी इस बात की तरफ आते हैं। देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा हमारी क्लास में नहीं होता। ठीक है। ट्रांसलेशन है या पैराग्राफ राइटिंग या जो भी कुछ है, वो सब कुछ जो है वो पेपर का पार्ट है। ठीक है। हम अगर टेंसेस पढ़ाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं, ये सब कुछ हमारे प्रेजेंट कंपोजिशन के पेपर का पार्ट है। करेक्शन के क्वेश्चन में आता है, फिर प्रेपोजिशन का एक अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर ग्रामर की क्लैरिटी होगी तो स्टूडेंट प्रेसी लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि आई हैव टेकन टी और आई टुक टी, कब कौन सा यूज करना है। तो टेंसेस अगर हम पढ़ाएंगे अपनी इस क्लास में तो उस तरह नहीं पढ़ाएंगे जैसे स्कूल में उन्होंने ता है, ती है, रहा है, रहे हैं, पढ़े हैं, बल्कि टेंसेस भी उनको उस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो मॉडर्न तरीका है, जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का एक मतलब टेंसेस को यूजेज का तरीका है। ठीक है। यूजेज का तरीका है, ट्रांसलेशन के तरीके से नहीं हम पढ़ाते, यूजेज के तरीके। हाँ, यूजेज के तरीके से, ताकि चीजें अपनी इम्प्रूवमेंट में जाएं और वो अल्टीमेटली अपना पार्ट प्ले करें ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन में और प्रेसी राइटिंग की प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच सर। जी, टाइम हमने लिया एंड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंसाइटफुल ये सेशन होगा। वो जो इसको सुनेंगे और जो आपके पास पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए रास्ते खुलेंगे आगे बढ़ने के। इंशाल्लाह। ये था हमारी आज तक की वीडियो थी, तो जॉइन अस एंड स्काई इज योर्स। थैंक यू।